चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग जो लोकस एकेडमी मंथली टेस्ट क्लास 11th वाले बच्चों के लिए चल रहा है, जो टारगेट 24 के लिए नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनके आज के टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। इस टेस्ट में आपको बहुत सारे चैप्टर्स थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने टेस्ट दिया है तो फटाफट आप देख लीजिए, आपको अपने प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। और अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप एक एक करके क्वेश्चंस देखते चलिए मेरे साथ और उनके सॉल्यूशंस देखते चलिए। जहाँ प्रॉब्लम है उसको एक बार समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कमेंट तो आपके लिए खुला ही रहेगा, आप वहाँ पर कमेंट करके बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। सबसे पहले पूछ रहा है, बताइए पहला जो होना चाहिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए और दूसरा पाथ फंक्शन होना चाहिए। पाथ फंक्शन दो ही होते हैं, वर्क डन और हीट। तो सेकंड में या तो हीट होना चाहिए या फिर वर्क डन होना चाहिए, ये सब नहीं। ये जो Q + W होता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज ही होता है। अब रही बात, पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो पता होगा रेजिस्टेंस तो इंटेंसिव नहीं एक्सटेंसिव होता है क्योंकि वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का वो भी है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन से आपको TCTD से ही मिलेंगे। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मेजर्ड बाय बॉम कैलोरीमीटर। जो इंथैल्पी चेंज मेजर्ड किया गया है बॉम कैलोरीमीटर से वो इतना है। ये कैलोरीमीटर क्या करता है, इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट देता है। माइनस में दिया है, अच्छी बात है। माइनस में नहीं दिया होता तब भी हम माइनस में लगाते क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका हीट चेंज नेगेटिव ही आएगा। चलिए अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है हेंस द हीट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन बता दीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बोलेंगे ठीक है, मतलब डेल्टा H जानना चाहते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो डेल्टा U तो माइनस का 50 है प्लस डेल्टा n निकाल लीजिए। गैसियस प्रोडक्ट देखिए सब गैस हैं 7 और गैसियस रिएक्टेंट हमारे पास 6, तो डेल्टा n हो जाएगा 1 × RT। क्योंकि किलो जूल का क्वेश्चन है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो RT हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं, कितना 2.5। तो अप्रॉक्सीमेट हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। माइनस का प्लस माइनस तो नेट में माइनस हो जाएगा, 47.5 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिंपल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, आपको रिलेशन याद हो तो फटाफट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बॉन्ड एनर्जी के ऊपर TCTD का ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज। तो बॉन्ड एनर्जी में क्या करते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाते हैं। तो जो C2H6 है उसके लिए अगर हम डेल्टा H लिखना चाहेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो इसमें 6 CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगाना पड़ेगा। 6 CH बॉन्ड की एनर्जी कितना 400 प्लस CC बॉन्ड होगा इसके अंदर, तो प्लस CC बॉन्ड की एनर्जी देखना पड़ेगा, वो है 350। ये हो गया CH की बॉन्ड एनर्जी प्लस 6 टाइम्स ऑफ CH की बॉन्ड एनर्जी, CC और CH की। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनेगा तो हीट लिबरेट होगा। तो देखिए कौन कौन से बॉन्ड बने हैं और कितने बने हैं। और तो आप देखिए CH वाले 2 बने हैं, तो फिर 2 हीट लिबरेट हो जाएगा CH की बॉन्ड एनर्जी का। तो पर मोल 400 करता है, तो 2 मोल CH के बॉन्ड बनेंगे, तो 400 × 2। अब CC ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी लिबरेट होगी, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी दी गई है 600 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ HH की बॉन्ड एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ HH की बॉन्ड एनर्जी। HH की बॉन्ड एनर्जी दिया गया है 420। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। सॉल्व करने से ये आंसर आ जाता है 510। आपको बस ये डेटा सॉल्व करना है। क्या लिखा है, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। सब लोग गैस हैं तो केवल बॉन्ड एनर्जी ही हमें देना पड़ेगा या फिर केवल बॉन्ड एनर्जी मिलेगा। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड होता तो हमें वेपराइजेशन की एनर्जी देनी पड़ती, सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ता और सब्लिमेशन की एनर्जीज मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गए हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक होने का चांस रहता है कि हम जो है ये जो +105 +87 +188 ये सब लिखा है उसको हमें पहले लिख लेना चाहिए डेल्टा H में।
तो पहली रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वह है माइनस का 105, दूसरी रिएक्शन का डेल्टा एच देखेंगे तो वह है माइनस का 87, तीसरी रिएक्शन का डेल्टा एच देखेंगे तो माइनस का 188, और हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए, एंथैल्पी ऑफ ये रिएक्शन। तो हम कैसे देखें ये बनेगी कैसे, पहली रिएक्शन को ऐसे ही रखना होगा तो माइनस का 105, फिर दूसरी रिएक्शन में हमें 2 हाइड्रोजन गैस चाहिए, कैसे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 87, जो माइनस में है तो माइनस में। फिर हमें मेथेन गैस प्रोडक्ट में चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो इसका माइनस का डेटा हो जाएगा प्लस में, तो बस ये हो जाएगा। इसको रखिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको प्यारा सा आंसर देखने को मिल जाएगा 91। ठीक है, एक ही सिली मिस्टेक हो सकते हैं जो अगर आप ये सेम डेटा प्लस में रख करके कर लेंगे तो वैसे यहाँ पे मैंने दूसरा साइन नहीं दिया है तो गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए, 91 एक ही ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पर 5 ये आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि इसमें गलतियाँ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। पूछ रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। अब एक जो छोटी सी चीज़ जो आप ढूंढना चाहते होंगे लेकिन मिलेगा नहीं, आप ढूंढेंगे कि ये रिएक्शन डायरेक्ट इन दोनों की मदद से बन जाए, लेकिन यहाँ पर सल्फर तो मिल जाएगा, S8 नहीं मिलेगा आपको, तो S8 कहाँ से लाओगे, इसका मतलब है ये ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, ये क्या लिखा है एटमाइजेशन, इस रिएक्शन को देखो क्या लिखा है एटमाइजेशन, मतलब केवल बॉन्ड एनर्जी, तो फटाफट बॉन्ड एनर्जी, और ये भी क्या है केवल एटमाइजेशन जैसा, रिवर्स ऑफ एटमाइजेशन, केवल बॉन्ड एनर्जीज लगेंगी कि सब गैस गैस हैं। तो जो सेकेंड का डेल्टा एच है वो साफ साफ हमें बता रहा है 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SH, केवल SH के बॉन्ड को तोड़ा है तो SH की बॉन्ड एनर्जी पता चल जाएगी। पहले वाले डेटा से अगर आप देखेंगे तो ये H2S2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें 2 SH बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और एक SS, तो 2 SH बॉन्ड की एनर्जी हमने देख ली 175 प्लस SS की बॉन्ड एनर्जी वो निकाल लेते हैं। कोई प्रोडक्ट में बॉन्ड बना नहीं है, सब एटम एटम में है, तो हमें कोई एनर्जी मिलेगा नहीं, इक्वल्स टू 239, तो SS की बॉन्ड एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, SS की बॉन्ड एनर्जी वो कितना आ जाएगा सॉल्व करके देख लेंगे, यहाँ से वो मिल जाएगा अपने पास 239 माइनस का 175। अब आप करिए क्या, ये वाले डेटा इस डेटा का तुम्हें एंथैल्पी चेंज चाहिए ना, तो इसको लिख लो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, जो हमें रिक्वायर्ड डेल्टा एच है तो हम बोलेंगे रिक्वायर्ड डेल्टा एच, वो साफ साफ हो जाएगा, कोई बॉन्ड तोड़ा नहीं है क्योंकि कोई बॉन्ड है ही नहीं, एटम है वो। और S8 पता है वो सल्फर रोम्बिक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें 8 SS बॉन्ड होंगे क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो 8 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SS, तो ये आपके पास SS की बॉन्ड एनर्जी यहाँ से आ जाएगी 239 माइनस 175, इसको रखिए और सॉल्व कर लीजिए, तो केवल हीट लिबरेट करेगा, इतना तो पक्का है कि हमें आंसर माइनस में ही देखने को मिलेगा, तो नेट में हमें माइनस में मिलेंगे आंसर, इनको दोनों डेटा से सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा माइनस का 512, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज जानना चाहता है, ऐसे क्वेश्चन इजी लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं। आइए देखते हैं, अगर ये कंबसन का प्रोसेस है तो एंथैल्पी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि O2 से रिएक्शन कर रहा है। और रही बात एंट्रोपी चेंज, तो आप देख लीजिए आधी गैस से एक गैस में जा रहे हैं, पहले तो हाफ गैस है, बाद में 1 गैस का बढ़ जाना, मतलब एंट्रोपी का बढ़ जाना, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, हमें 2 रिएक्शन का डेल्टा G दिया जा रहा है, तीसरे का पूछा जा रहा है, माफ़ करेंगे 3 का दिया जा रहा है और चौथे का इसका पूछा जा रहा है। तो अब सिंपल सा रूल लगा दीजिए, कैसे बनेगी ये रिएक्शन। कार्बन ग्रेफाइट पहले से मिलेगा तो माइनस का 400, हमें 2 हाइड्रोजन गैस चाहिए, कैसे मिलेगा, 2 ही हाइड्रोजन गैस का लिखा है, माइनस का 600, तो माइनस का 600। मेथेन गैस चाहिए, कैसे मिलेगा, इसको रिवर्स करने से, तो रिवर्स कर दो, प्लस का 900, बस इसे सॉल्व कर लो तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन भी देख लें। एक्सो एंडो करके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और एंट्रोपी चेंज करके लिखा है, हमें अच्छे से स्टेटमेंट्स रीड करने आने चाहिए, फिर हमारा काम बन जाएगा। और ध्यान से देखो, 2 Cl से Cl2 में जाना, मतलब कोई बॉन्ड हमने तोड़ा नहीं, केवल बॉन्ड बनाया है, तो कोई एनर्जी देना नहीं पड़ा, बॉन्ड बनने से एनर्जी केवल लिबरेट हुआ,
तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और दो गैस से एक गैस में चले गए तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से लोगों की फ्रीडम डिक्रीज कर जाएगी, तो एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। तो पहला तो सही है साफ साफ। दूसरे में देखिए कंबसन का प्रोसेस है तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, ट्रू। और एंट्रोपी चेंज आप देख ही रहे हैं, 3 गैस से 2 गैस में चले गए तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये सही बात है। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन का रिवर्स नहीं है? अगर हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हाइड्रोजन का देना एक्सो होता है तो रिवर्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकल जाना कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एंडोथर्मिक लिखा है, सही बात है। और गैस तो बढ़ी गई तो ये भी सही है, एंट्रोपी बढ़ गई। फॉर सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन का मतलब है किसी के सॉलिड को उसके गैस में बदल देना। तो जब हम सॉलिड से गैस में बदलेंगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा एंडोथर्मिक, और सॉलिड से गैस में जाएगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो ये भी सही है। तो सारे ट्रू हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 8 का बी ऑप्शन, ऑल आर ट्रू, आंसर बन जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपने रूल पढ़े हैं, किसी का भी फॉर्मेशन अगर लिखना है तो उसके 1 मोल को बना लो उसमें आने वाले एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से। तो पहले वाले में तो ओजोन से बना रहा है, ये गलत बात है। दूसरे वाले में एक ही HCl बनाया है लेकिन Cl2 लिक्विड से बनाना गलत बात है, क्योंकि क्लोरीन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्लोरीन गैस है। और तीसरे वाले में देखिए 1HCF4 बनाया है जेनॉन गैस फ्लोरीन गैस से, ये बिल्कुल सही है, तो यही आंसर बन जाएगा। लास्ट वाले में CO से बना रहा है, CO से बनाना अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फिर। पूछ रहा है किसके लिए इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होगा। तो अगर जिस रिएक्शन का डेल्टा N 0 होगा उसके लिए ये रिलेशन सही बनेगा, सेम आएगा। तो डेल्टा N अगर आप 0 देखेंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन में दिख जाएंगे, 2 गैसियस प्रोडक्ट 2 गैसियस रिएक्टेंट, तो नेट में डेल्टा N 0 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस की एंट्रोपी चेंज। आइए देखते हैं। पहले वाले में देखो टेम्परेचर सेम रखा है, प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर कम करने का मतलब है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर कम कैसे किया होगा? वॉल्यूम बढ़ा के। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा तो गैस की फ्रीडम बढ़ जाएगी, तो फ्रीडम बढ़ जाएगी। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी वॉल्यूम साफ साफ इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है गैस का तो कुछ भी हो जाए फ्रीडम तो बढ़ ही जाएगी, तो फ्रीडम बढ़ जाएगी, एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन बोथ द केसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, ऐसा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, 11 का भी आंसर बी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आइए, हमें बॉन्ड इंथैल्पीज दी जा रही हैं और बॉन्ड इंथैल्पी पूछा भी जा रहा है। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या दिया जा रहा है। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH ClCl आर गिवन 445 एंड 250 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। HH और ClCl की बॉन्ड एनर्जी, और हमें दिया जा रहा है जो HCl है उसका फॉर्मेशन जो है वो है -90। तो बॉन्ड इंथैल्पी बता दो HCl का। तो क्या करते हैं, कहीं ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ से हमें फॉर्मेशन, अब जहाँ से हम रिएक्शन बना सकें। तो हमें रिएक्शन तो दिया गया है कि हम रिएक्शन बना सकें। आइए बनाते हैं। H2 गैस और Cl2 गैस, आधा आधा ले जाना है। ठीक है, फिर हाफ H2 हाफ Cl2। तो इसका जो डेल्टा H है वो दिया जा रहा है -90। तो कैसे ये रिएक्शन चलेगी? आधा लेना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। HH की बॉन्ड एनर्जी गिवन है 445 प्लस हाफ ऑफ ClCl की बॉन्ड एनर्जी इट इज ऑल्सो गिवन और 250 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl सपोज इट इज X। तो X यहाँ से सॉल्व कर लेना है, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 437.5। तो ये आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। बस आपको X निकाल लेना है क्योंकि और सारी बॉन्ड एनर्जीज तो हमें गिवन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। आसान क्वेश्चन भी आसान होते नहीं हैं,
जब तक 4 नंबर ना मिल जाए। विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? तो अल्टीमेटली वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो। तो डेल्टा जी का आपने फॉर्मूला सीखा है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना है किस कंडीशन पे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है। तो एंडो वाले टर्म में आते हैं, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक निकली और एंट्रोपी चेंज कैसा हो जाए माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल प्लस आ जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एंट्रोपी चेंज शुड बी नेगेटिव, रिएक्शन एंडोथर्मिक होना चाहिए और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा केवल सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, एक लाजवाब क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ यह क्वेश्चन था लास्ट ईयर, लेकिन बड़ा शानदार लगा मुझे। इसको करते हैं बिल्कुल जान लगा के, मस्त क्वेश्चन है। ऐसे तो अगर मैं आपको डेटा याद कराता हूँ बहुत सारे, जैसे यहाँ पे हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, मतलब इस रिएक्शन का जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका डेल्टा एच क्या होगा। तो कभी आपको बताया कि इसके जो डेटास होते हैं वो चाहो तो याद रखो, तो क्योंकि क्लोरीन के बाद सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रखता है, क्लोरीन का अप्रॉक्सीमेटली 350 होता है, इसका लगभग 328 के आसपास, 333 के आसपास। लेकिन चलिए करके देखते हैं, निकालेंगे कैसे। तो अल्टीमेटली हमें और सारी रिएक्शन की मदद से 5 रिएक्शंस हैं, बस केवल हमें ये रिएक्शन बनानी है। तो आइए टारगेट करते हैं कैसे बनेगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एफ गैस चाहिए, कहाँ से मिलेगा एफ गैस? हमें दूसरी वाली रिएक्शन को करना पड़ेगा रिवर्स। तो हमारा माइनस, ध्यान से देखते चलिएगा नहीं तो लोचा हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा, क्योंकि हमें एफ गैस चाहिए, इसको रिवर्स कर दिया। जब तुमने इसको रिवर्स कर दिया तो F2 चला गया प्रोडक्ट में, कितना? हाफ। तो हाफ F2 कैंसिल भी करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट में चला गया और यहाँ F2 रिएक्टेंट में है, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 617, ठीक है। क्या किया? F2 वहाँ पर प्रोडक्ट में चला गया, यहाँ पे रिएक्टेंट में है, ऐड कर दिया तो F2 कैंसिल हो गया। लेकिन अब यहाँ लोचा किस बात का है, अगर आपने इस रिएक्शन को ऐड कर दिया तो लिथियम सॉलिड आ गया, LiF सॉलिड आ गया। लिथियम सॉलिड कैसे कैंसिल होगा? जब आप पहली रिएक्शन को रिवर्स करें, जब आप इसको रिवर्स करेंगे तभी लिथियम सॉलिड कैंसिल होगा। बोलिए हाँ, क्योंकि यहाँ लिथियम सॉलिड आ गया होगा। तो पहले को रिवर्स करिए तो बन जाएगा 161, वो भी माइनस का। अब LiF सॉलिड भी यहाँ से आ गया होगा, ये कैसे कैंसिल करोगे? ये वाली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम ये रिएक्शन लेकर गए थे फ्लोरीन कैंसिल करने के लिए तो 2 कूड़ा आ गया होगा, लिथियम सॉलिड और LiF सॉलिड। अब LiF सॉलिड तब कैंसिल होगा जब तुम ये वाली रिएक्शन को रिवर्स करो। तो इसको रिवर्स करोगे तो माइनस 1047 जो है वो प्लस हो जाएगा 1047, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलिएगा, अब तुमने इसको तो निपटा दिया, ये सारे कैंसिल हो गए, फ्लोरीन की वजह से भी कैंसिल हो गया। लेकिन जब तुम इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे, इस रिएक्शन को करोगे रिवर्स, तो तुम्हारे पास F माइनस तो मिल जाएगा, लेकिन Li प्लस गैस एक्स्ट्रा चला जाएगा। फिर Li प्लस गैस को कैंसिल करना होगा। Li प्लस गैस तब कैंसिल होगा जब ये वाली रिएक्शन को रिवर्स करो, क्योंकि Li प्लस तुम्हारा प्रोडक्ट में चला गया होगा और तुम्हें Li प्लस प्रोडक्ट से कैंसिल करना है तो उसे रिएक्टेंट में ला के कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसे रिवर्स करोगे तो माइनस का 520। थोड़ा पेशेंस वाला काम है। अल्टीमेटली तुम्हें बची हुई 5 रिएक्शन से ये रिएक्शन बनानी थी, केवल एक रिएक्शन। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम था, इतना टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली देखने को मिलते नहीं, जेई वालों को पूरा क्रेडिट देना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो सॉल्व करोगे तो माइनस का 328 के आसपास आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 के आंसर बन जाएंगे सी ऑप्शन। इसको ध्यान से देख लो भाई, जो इसको सॉल्व करने पर मिल जाए। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर तुम लोगों में से किसी ने इसको सही किया हो, माइनस का 328, कमेंट करके बोलेंगे किसने किसने इसको सही किया, क्योंकि रियली में आपको मतलब आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया तो, क्योंकि बेहतरीन से क्वेश्चन थे ये। ऐसे क्वेश्चन करके बोलना चाहिए यस मज़ा आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी तो फोड़ देंगे, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। 15 नंबर, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, 2 हाइड्रोजन गैस से H2 में चला जाना, तो 2 से 1 में जाओगे तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा, सिंपल। एटमाइजेशन का रिवर्स है तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, अगेन ये कुछ उसी जैसा क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया था, लेकिन ये उससे थोड़ा आसान है। यहाँ 4 ही डेटा है, तो 4 रिएक्शन की मदद से 5वीं बनानी है। क्या बोला है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl गैस। तो चलो ICl गैस को बनाते हैं, और उन्होंने उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो दे रखा है, उसका स्टैंडर्ड स्टेट आयोडीन का सॉलिड है और क्लोरीन का गैस है। तो ये बनेगा कैसे?
हाफ I2 सॉलिड से और हाफ Cl2 गैस से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें ये रिएक्शन लेकर आनी है। I2 सॉलिड कहाँ से मिलेगा? I2 सॉलिड लास्ट वाले डेटा से। तो हमें कितना चाहिए? हाफ, तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 62.76 का हाफ प्लस Cl2 हमें चाहिए, Cl2 मिलेगा फर्स्ट वाले डेटा से, हमें चाहिए हाफ। तो कैसे मिलेगा? हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 242.3 का हाफ। ICl चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? हमें इस डेटा को करना पड़ेगा रिवर्स, तो रिवर्स कर दीजिए, तो -211.3। बस इतना ध्यान रखिए कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत डेंजरस हो जाते हैं जिसमें आपने 3 डेटा तो यूज़ कर लिया, ये 3, ये बचा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कैंसिल करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। आखिर हमारे पास क्या लोचा हो गया होगा? जब हमने ये रिएक्शन लेकर गए होंगे तो हमारे पास एक आई चला गया होगा एक्स्ट्रा, और हम तो आई नहीं चाहते प्रोडक्ट में। तो क्योंकि जब हमने इसको रिवर्स किया होगा तो हमारे पास आई गैस आ गया होगा प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि इसको रिवर्स किया है ICl पाने के लिए। तो जब हमारे पास आई रिएक्टेंट में आ जाएगा तो वो कैंसिल कैसे होगा? जब हम प्रोडक्ट में कोई आई रखें और उसको ऐड कर दें। लेकिन ये आई आया होगा 1, तो हमें 1 कैंसिल करना होगा, तो उसके लिए इस रिएक्शन में करना पड़ेगा हाफ से मल्टीप्लाई। तो और केवल रिवर्स, उसको कुछ रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि ये आई रिएक्टेंट में आया, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया। तो जब तुम उसको रिवर्स नहीं करो, ऐसे ही रख लो, वो प्रोडक्ट में रहेगा, ये रिवर्स होकर के रिएक्टेंट में आ चुका है। बस ये 1 है और वो 2 है, तो उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी 1 बन जाए। तो अगले वाले डेटा में 151 का हाफ। बस ये सबको आपको मिला लेना है, तो आपको मिल जाएगा आंसर शानदार सा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर जो देखने को मिलेंगे इसके वो हो जाएंगे 16.8, मतलब जो आपको ए पार्ट में विजिबल होगा शायद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ए पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट डेल्टा G0 एंड डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली -450 किलो जूल एंड -400 किलो जूल। नॉर्मली इसका यूनिट किलो जूल ही होता है। देन एंट्रोपी चेंज एट 400 केल्विन इन जूल पर केल्विन। तो चलिए बट सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा G0 इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T इंटू डेल्टा S0। बस प्रैक्टिस, माइनस का 450 इक्वल्स टू माइनस का 400 इंथैल्पी चेंज माइनस T इंटू एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज आप निकाल दीजिए, ये इधर जा कर के हो जाएंगे 50 और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास दिया है 400। बस इतना ध्यान रखिए क्योंकि सारे डेटा किलो जूल में है, तो हमें आंसर किलो जूल में मिलेगा। बताना किस में है? जूल में। तो इस किलो जूल वाले फैक्टर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा जूल पर केल्विन। हाँ, बस इसे सॉल्व कर लेना है अच्छे से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लें भाई, नेट में तो प्लस में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 125 जूल पर केल्विन। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। बोल रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलो जूल पर मोल। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कर दीजिए, हाफ N2 और 3/2 H2, ये सब गैस हैं, तो इसका मैं फेज नहीं लिख रहा इधर। इसका डेल्टा H दिया है -46, फॉर्मेशन कर लिया। बोल रहा है इफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 इज 436, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 का एटमाइजेशन H2 चला जाएगा 2H में, और इसका डेल्टा H जो है वो है अपने पास 436। दूसरा एंड दैट ऑफ N2 इज 712, N2 का एटमाइजेशन दिया है 712, इसका डेल्टा H दिया जा रहा है 712। अच्छा, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? H2 का एटमाइजेशन के लिए कौन सी एनर्जी दी होगी? केवल बॉन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब है ये बॉन्ड एनर्जी दिया है HH का, और ये N2 का एटमाइजेशन कैसे हुआ होगा? N2 गैस है, उसके केवल बॉन्ड तोड़ दिया होगा, तो उसकी भी बॉन्ड एनर्जी केवल दी गई है। तो ये बॉन्ड एनर्जी देने का तरीका है। तो लगा दो हाफ ऑफ N2 की बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी 712 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ H2 की बॉन्ड एनर्जी 436 माइनस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ अमोनिया। 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ अमोनिया अगर आप निकालेंगे तो वही तो उसका एटमाइजेशन है। आखिर अमोनिया गैस होता है, उसका अगर आप एटमाइजेशन चाहते हैं तो बस उसके बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो आप तीनों बॉन्ड एनर्जी निकाल लें। तो हम उस पूरे की जगह पर चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ अमोनिया मीन्स अमोनिया का एटमाइजेशन। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया।
यही हमें दिया जा रहा है 46 माइनस में, यही तो है डेल्टा एच, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अमोनिया है, अमोनिया की बॉन्ड एनर्जी होगा 3 टाइम्स ऑफ NH, और वही इंडिकेट करेगा उसका एटमाइजेशन। तो बस, तो हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पता चल जाएगा, वो इधर लेकर आइए, ये इधर लेकर आइए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से ये आपको 1056 करके मिल जाएंगे, आंसर लास्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज इनकरेक्ट? चलिए देखते हैं। डेल्टा G इज लेस देन 0 व्हेन डेल्टा H इज लेस देन 0 एंड डेल्टा S इज मोर देन 0। तो सही बात है, अगर आप डेल्टा G मतलब जो डेल्टा H है वो रखोगे नेगेटिव, इंट्रॉपी चेंज रखोगे पॉजिटिव, तो सामने नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट इज़ ट्रू। हमसे इनकरेक्ट पूछा है। अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस लेंगे, इंट्रॉपी चेंज नेगेटिव रखेंगे, तो एंडोथर्मिक का मतलब ये प्लस है और वो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में -T इंटू डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा, इट इज ऑल्सो ट्रू। अब ध्यान से देखो, बोथ आर नेगेटिव, तो हमने पढ़ा है, सीखा है, अगर डेल्टा G और डेल्टा H और डेल्टा S दोनों नेगेटिव होते हैं, बोथ आर नेगेटिव, तो फिर लो टेम्परेचर इज फिजिबल फॉर द रिएक्शन, मतलब लो टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो अगर बोथ आर नेगेटिव देन लो टेम्परेचर इज फिजिबल का मतलब है डेल्टा G का नेगेटिव हो जाना, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। अब 3 ट्रू हो चुके हैं, तो आंसर क्या होगा अपने पास? लास्ट ऑप्शन। एक बार चेक कर लीजिए, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव देन हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देन एट हाई टेम्परेचर जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स डेल्टा G नॉट विल बी मोर देन 0, इट शुड बी लेस देन 0 जब हम हाई टेम्परेचर देंगे, तो ये गलत लिखा है यहाँ, इस वजह से लास्ट पार्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छे सजाए मैंने इन चारों केसेस को, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एक हिसाब से इजी क्वेश्चन लगना चाहिए। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर फॉलोइंग एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी का रिवर्स। तो इसके पास HC हाइपर कंजुगेशन अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा 3 2 5 2 7, यहाँ पर HC हाइपर कंजुगेशन देखेंगे तो 1, यहाँ पर HC हाइपर कंजुगेशन देखेंगे तो 4। तो HC हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा 1 3 और 2, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और स्टेबिलिटी का रिवर्स होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इन द ऑर्डर 1 3 2 1 3 2, इट मीन्स आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आइए 21 नंबर देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखिए ये क्वेश्चन फिर से वहाँ चला गया। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है क्लोरीन का, तो सेकेंड डेटा शुड बी हाईएस्ट। इन सब में सबसे ज़्यादा डेटा है 349 और सेकेंड डेटा हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन का हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो अपने आप आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट फ्रॉम x टू y। तो अगर हम लिथियम से पोटेशियम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, नो, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है। फ्लोरीन से ब्रोमीन जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, it is false because fluorine is second highest electron gain enthalpy in all the existing elements, तो इसका तो second highest value होता है, और जबकि ब्रोमीन का थर्ड हाईएस्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। सी ऑप्शन, कार्बन से जर्मेनियम जाएंगे तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करेगा, यस, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है, इट इज ट्रू। और आर्गन से जेनॉन जाएंगे तो नोबेल गैस कैरेक्टर इंक्रीजेस, नो, नोबेल गैस कैरेक्टर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द हेलियम, बिकॉज हायर दोज noble gases which have larger size they can react with fluorine gas and its noble gas configuration, या फिर ऐसे बोलो उनका नोबेल कैरेक्टर जो है वो लॉस हो जाता है। नोबेल कैरेक्टर का मतलब है कि वो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जेनॉन तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर जाता है, मतलब इसके पास नोबेल कैरेक्टर सबसे कम है, तो ये गलत बात होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमसे जैसा पूछा था। लीस्ट बेसिक ऑक्साइड, सोचो ये कितना इजी क्वेश्चन है। लीस्ट बेसिक ऑक्साइड और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, अगर मेटेलिक कैरेक्टर नीचे इंक्रीज करता है तो नीचे अच्छे बेस मिलते हैं, ऊपर कम। तो लिथियम के जो ऑक्साइड्स होंगे उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम मिलेगा, तो इसके आंसर बन जाएंगे लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर,
इट इज़ ऑल्सो बहुत फेमस डेटा होता है कि बेरिलियम से आगे जाओगे तो बोरॉन, और बोरॉन से आगे जाओगे तो कार्बन, कार्बन से आगे जाओगे तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। लेकिन जो डेटा बनता है वो रिवर्स, थोड़ा सा बोरॉन का बेरिलियम से कम हो जाता है, कार्बन तो यहाँ पे है नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो है ऑक्सीजन का थोड़ा कम, नाइट्रोजन का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो द ऑर्डर शुड बी इन दिस सीक्वेंस, बेरिलियम देन बोरॉन देन बेरिलियम देन ऑक्सीजन, बोरॉन बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इट शुड बी लास्ट ऑप्शन। पता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन का डेटा और बेरिलियम का S2 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बोरॉन से ज़्यादा हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट नंबर 25, एजर्सन रीजन में एक इजी सा क्वेश्चन है, आयनिक रेडियाई ऑफ N3- एंड Al3+ आर नॉट सेम। इट इज़ ट्रू, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होने के बावजूद भी इनका सेम साइज नहीं होता, बिकॉज दे डिफर इन न्यूक्लियर चार्जेस। Reason is both N3- and Al3+ are isoelectronic species. Statement, as a statement it is true both are isoelectronic, but it is not a correct reason because आइसोइलेक्ट्रॉनिक में साइज डिफर करता है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, न्यूक्लियर चार्जेस अलग अलग होने की वजह से। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, इट मीन्स इट हैव 13 न्यूक्लियर चार्जेस, नाइट्रोजन हैज़ ओनली 7, इट मीन्स इट्स न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली 7 प्रोटॉन्स। तो इसका जो रीजन होना चाहिए था वो न्यूक्लियर चार्जेस, तो बोलेंगे बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑप्शन बी जो नॉर्मल होता है कि दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो बी पार्ट हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के हिसाब से तो दो अपोजिट फेज में पैरेलली ओवरलैप करते हुए मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जो पाई बॉन्ड बना के देते हैं, लेकिन अपोजिट फेज में करेंगे तो कैसा होगा, एन एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आंसर लास्ट पार्ट हो जाएगा। पैरेलल कर रहे हैं इस वजह से पाई बॉन्ड, अपोजिट में कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। 27, एमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन, ऐसे मॉलिक्यूल जो एनायन फॉर्मेशन से स्टेबलाइज होते हैं तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता हो ना, C2 से C2- जाओगे तो C2 का 12 इलेक्ट्रॉन होता है और C2 के पास 12 है, इट मीन्स अभी भी इसके बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल बचे होंगे, क्योंकि पता है स्टार्टिंग में तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद बॉन्डिंग आ जाते हैं जिसमें 9 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जब C2 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका आने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएगा, इस वजह से ये एनायन फॉर्मेशन करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बॉन्डिंग में, तो इट मीन्स आंसर विल बी ए ऑप्शन। O2 NO और F2 में जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। क्वेश्चन नंबर, रुक जा भाई, क्वेश्चन नंबर 28, एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि जस्ट हमें बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं। पता है नियॉन इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो इट शुड बी मैच्ड विथ थर्ड। N2 इसके बॉन्ड ऑर्डर लोगों को फेमस है, 3 होता है। F2 सिंगल बॉन्ड ऑर्डर तो इट शुड बी मैच्ड विथ 1। O2 इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2 तो इसका सेकंड से मैचिंग हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन। लल्वेस्ट क्वेश्चन जैसा हो गया ये पेपर का। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए, ये 29 PCl5 के बारे में पूछ रहा है, बताइए इनकरेक्ट क्या होगा। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू बी अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। यस 5 सिग्मा 0 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। Geometry of PCl5 is trigonal bipyramidal. Yes, it exists in solid as well as liquid and gas form. लिक्विड और गैस फॉर्म में इसका ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जब केवल PCl5 बोलता है तो लिक्विड या गैस ही मान के करते हैं। सॉलिड फेज में ऑल्दो इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है, PCl4 प्लस PCl6-, जहाँ पर केटानिक फॉर्म टेट्राहेड्रल और एनानिक फॉर्म ऑक्टाहेड्रल होते हैं। लेकिन जब केवल PCl5 बोले विदाउट इंडिकेटिंग द सॉलिड स्ट्रक्चर तो हम उसको नॉर्मल केस मानते हैं। सी ऑप्शन, PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर दैन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। पाप है, क्योंकि PCl5 के बारे में तो हम लोगों ने कितनी सारी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। PCl5 का जो एक्सियल बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्गर कैसे होगा, इसके एक्सियल बॉन्ड काफ़ी वीक माने जाते हैं, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड को इक्वेटोरियल वाले 90 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्सन देते हैं, इस वजह से वो थोड़े लॉन्गर लेंथ के होते हैं, वीक होते हैं, तो ये गलत बात हो जाएगी एंड फॉल्स स्टेटमेंट विल बी द आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर तुम कोवेलेंट कैरेक्टर देखना चाहोगे हैलाइड्स में
सेम कैटायन, इट मीन्स ऑल हैव सेम पोलराइजिंग पावर, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा जिसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो। तो आयोडीन बड़े साइज होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन आराम से पोलराइज हो जाएंगे टुवर्ड्स एनी पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर 1 2 3 4, द सीक्वेंस शुड बी 1 2 3 4, इट मीन्स बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। 30 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। रुक जा भाई। अब क्वेश्चन हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। पहले हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है प्रेजेंस में और अब्सेंस में जो रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, वो हमें गिवन है। तो ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट इज 5 × 10⁴, एंड फाइनल क्वेश्चन इज what will be the reverse reaction rate constant of reverse reaction in presence of catalyst। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें पता है रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमें दिया जा रहा है 2 × 10⁻³ तो लगा दीजिए forward rate constant in presence of catalyst is 10⁵ 5 × 10⁴, and backward rate constant in presence of catalyst we have to calculate। तो जस्ट हमें ये डेटा पे रख के सॉल्व कर लेना चाहिए। ये नीचे चले आएंगे और हमारे पास 2.5 × 10⁷, 2 पॉइंट इसी को सॉल्व कर लेंगे KBC, तो मिल जाएगा हमारे पास आंसर। ध्यान से देखेंगे तो हमें ये आंसर 2.5 × 10⁷ जैसा दिखेगा लास्ट ऑप्शन में। तो फाइनल आंसर विल बी 31 का लास्ट। ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है नेक्स्ट। हमें एंथैल्पी चेंज दिए गए हैं प्रोसेस के और प्रोसेस लिख दिया गया है। जानना चाहता है कि प्रेशर डिक्रीज करने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर होना चाहिए ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो हमें पता होना चाहिए जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कम गैस में जाता है और प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ज़्यादा गैस में जाता है। अगर हम चाहते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाए तो प्रेशर जब हम डिक्रीज करें, इट मीन्स जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करें तो रिएक्शन शुड बी मतलब जो हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ज़्यादा गैस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये सॉलिड है, पहले तो हमें सॉलिड हटा देना चाहिए। अब देखो 1 गैस से 2 गैस में प्रेशर डिक्रीज करोगे फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि 4 गैस से 2 गैस में जाओगे, प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड भाग आएगी रिएक्शन। प्रेशर कम करेंगे तो ज़्यादा गैस में जाना है ना, प्रेशर कम करके तो बैकवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लास्ट वाले में देखो 2 गैस से 3 गैस, तो जब तुम प्रेशर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ाओगे फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में हमें डेल्टा एच से कोई लेना देना नहीं, तो 1 and 4 विल बी द आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 आइए देख लेते हैं। रुक जा भाई। बेंजोइक एसिड का हमसे पूछ रहा है, बताओगे H+ कितना आएगा। तो बेंजोइक एसिड बिकॉज इट इज़ ए वीक एसिड देन वी कैन से H+ इक्वल्स टू √K × C। पुट द वैल्यू ऑफ K दैट इज 5 × 10⁻⁵ and C दैट इज द concentration of acid 5 × 10⁻⁻3। तो easily it can be calculated as 5 × 10⁻⁴। तो जस्ट आंसर हमारे पास बी पार्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, जस्ट फार्मूला पुटिंग और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। 2 स्टेटमेंट हमें दिए जा रहे हैं कि pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, अमोनियम दैट इज कैटायन विच अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, एसीटेट जो कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराएगा। तो अगर पानी में कैटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हों तो वो सॉल्यूशन बफर जैसे काम कर जाते हैं, उनके पीएच इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उनके कंसंट्रेशन से। तो यस इट इज़ करेक्ट। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जिसका पीएच होता है pKw प्लस माइनस लॉग, मतलब हमारे पास जो टर्म आते हैं माफ़ करेंगे, ऐसे बन जाता है pH इक्वल्स टू pKw प्लस pKa माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर कोई C के टर्म्स नहीं आते फॉर वीक एसिड वीक बेस। अगला बोला है pH ऑफ एनिलीनियम क्लोराइड। व्हाट इज एनिलीनियम? बेंजीन रिंग एंड NH2 दैट इज एनिलीन एंड एनिलीनियम इज लाइक अमोनियम क्लोराइड। एनिलीनियम लाइक अमोनियम, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कराएगा जिसकी वजह से pH विल बी लेस देन 7। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। हाउ एनायनिक हाइड्रोलिसिस? क्लोराइड है, क्लोराइड तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा। एनिलीनियम आयन कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कराते तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन एक अच्छा सा क्वेश्चन है।
अच्छा मतलब थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन। आइए 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH इज एडेड टू 50 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड के जो मोल्स हमारे पास मिली मोल्स बनेंगे 50 इंटू 0.2 इट मीन्स 10 एंड OH माइनस विल बी 20 इंटू 0.2 इट मीन्स 4, तो 4 तो कंज्यूम हो जाएंगे, वाटर बन जाएगा और बनेगा एसीटेटाइन। तो 4 कंज्यूम होने के बाद ये तो एक बफर बना देंगे, ये 4 और ये बचेगा 6, तो हेंस इट इज़ ए बफर सोल्यूशन। तो pH अब एसिडिक बफर के रूल से आएगा, pH इक्वल्स टू pKa निकालना पड़ेगा हमें, एसिड का Ka दिया है तो pK अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा 5 माइनस लॉग 2 जस्ट माइनस लॉग K, तो हम यहाँ पे डालेंगे 5 माइनस लॉग 2। ये मैंने क्या लिखा, pH इक्वल्स टू pK प्लस बिकॉज इट इज़ ए एसिडिक बफर सोल्यूशन प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ या मिलीमोल्स ऑफ एसीटेटाइन दैट इज़ 4 एंड एसिटिक एसिड इज 6। बस अब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, इनको 35 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्यारा सा एक आंसर देखने को मिलेगा और जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर लास्ट 4.522। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी से क्वेश्चन उठाते हैं। वो बच्चे जो नए हैं जिन्होंने पहली बार ये टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं लोकस एकेडमी के, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बोल दूं कि जो सेक्शन बी होता है वहाँ से हमें केवल और केवल क्वेश्चन करने होते हैं नंबर 15 में से केवल 10 क्वेश्चंस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीट के जैसे अभी शेड्यूल बने हुए हैं, जिस तरीके के नीट का फॉर्मेट है उस हिसाब से। तो केवल 10 क्वेश्चन करने हैं, हम लोग तो सारे करेंगे सॉल्व। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज। अमोनिया का फॉर्मेशन डिक्रीज करना चाहिए, कैटलिस्ट डालने से तो कुछ नहीं होता। इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैटलिस्ट डालने से कुछ नहीं होता। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस डालेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए कंटेनर बड़ा करना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेंशन। तो रिएक्शन उधर चली जाएगी जिधर ज़्यादा गैस है। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे डालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा और बैकवर्ड आने से अमोनिया कम हो जाएगा और यही हम चाहते हैं कि अमोनिया डिक्रीज करना चाहिए, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाइए। ऐसा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस शीट में पहले से हैं जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं, हमसे बोला जा रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ x इज 30 बार। ओके, अब क्योंकि अपना कोफिशिएंट इज XYZ तो हमें कोफिशिएंट के टर्म्स में आगे लेकर जाना चाहिए, तो हम ऐसे लेकर जाएंगे a टाइम्स ऑफ x, तो जो y बनेगा वो b टाइम्स ऑफ y और जो c बनेगा z बनेगा वो c टाइम्स ऑफ z। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे उन्होंने बोला है इनिशियली जो x और y और z है वो नहीं है, इफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ x y z एंड रिस्पेक्टिवली 25 एंड 10, तो इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू दिया जा रहा है 20, इसका मतलब 30 माइनस AX इक्वल्स टू 20, by दैट इज 5 एंड CZ दैट इज 10। तो अगर आप पहले वाले डेटा से AX निकालेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द रेशियो वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट, तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं AX AY एंड AZ, सॉरी AX AY एंड AZ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ABC करके लिखा, ऐसे वैसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि जब A के टर्म्स में ले जाएंगे तो A के टर्म्स में ही आएगा, AX जाएगा तो AY बनेगा और AZ बनेगा, क्योंकि सब में से एक हमें कॉमन टर्म्स मानना पड़ेगा कि A के टर्म्स में जा रहा है। तो ये हमारा AY है और ये है AZ। ठीक है, अब आ जाइए, तो AX AY AZ, तो AX की वैल्यू 10, AY की वैल्यू 5 और AZ की वैल्यू 10, तो यही सेम वैल्यू हो जाएगा X Y Z का भी रेशियो, दैट इज 2:1:2। फिर से मैं बोल दूँ क्योंकि कोफिशिएंट के टर्म्स में जब हम 2, 3, 4 होता तो कैसे लेकर जाते हैं, 2x ले जाते तो 3x बनता, 4x बनता, ऐसे ले जाते हैं। मतलब कॉमन टर्म जो x लेते हैं वो सबके लिए सेम, तो यहाँ पर तुम a ले लो तो सबके लिए a रहेगा, AX AY AZ, इसीलिए हमें वहाँ पर AX AY AZ जैसा लिखना पड़ेगा और बाद में रेशियोज चाहिए तो a सबके लिए कॉमन है तो सिंपल आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाइए। प्यारा सा अपने पास दो स्टेटमेंट है, बफर है या नहीं ये जानना चाहता है, तो पहले में आ जाइए चेक कर लीजिए। NaOH दैट इज OH माइनस वैल्यू है 5 और एसिटिक एसिड ध्यान से देखिए वो 10 है, तो अगर आप एसिडिक एसिड 10 रखेंगे ये 5 तो ये खत्म हो जाएगा, 5 रिएक्शन कर जाएंगे, इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा तो ये तो बफर बना देगा, 5 बचेगा, 5 बनेगा, इट इज़ ए बफर सोल्यूशन। लेकिन NH4Cl ध्यान से देखिए, NH4Cl में तो Cl कैटायन और स्पेक्टेटर आयन है, अमोनिया है, अमोनियम आयन है 5 और NaOH से आएगा OH दैट इज 10,
तो ये तो आपस में रिएक्शन करेंगे तो, लेकिन बफर तो नहीं बनेगा क्योंकि अमोनियम खत्म हो जाएगा बिकॉज अमोनियम इज ओनली 5, तो ये बफर नहीं बनाएगा, तो नॉट ए बफर सोल्यूशन। तो पहला बफर है, दूसरा नहीं है। फर्स्ट वन इज ए एसिडिक बफर, यस एसिड एंड कंजुगेट बेस, बट सेकेंड वन इज नॉट ए बेसिक बफर, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 इजी क्वेश्चन है, हमसे बोला जा रहा है SO2 इज 6 एंड O2 इज 4 एंड व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड 50% ऑफ O2 वाज यूज्ड अप, तो 50% यूज होने का मतलब है 4 में से 2 चला गया, तो 6 में से कितना जाएगा 4, तो ये कितना बनेगा 2, तो 1 जाता तो 2 बनता, 2 जाएगा तो 4 बनेगा। तो आप सबको कैलकुलेट कर लो, तो ये बन जाएगा 4 + 2 + 2, इट मीन्स हमसे जानना चाहता है देन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल मोल्स आपको ऐड कर दो तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है अपने पास 40 नंबर, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, है तो बहुत लल्लू। बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन फ्रॉम एन आई ड्रॉपर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.05 ml। आई ड्रॉपर, उसमें उसका जो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है वो दिया जा रहा है। तो बोल रहा है 1 सच ड्रॉप ऑफ 0.2 मोलर HCl इज एडेड टू 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। आँख में नहीं डाला HCl, बोल रहा है एक ड्रॉप उतना ही जितना आँखों में डालते हैं उसको डिस्टिल वाटर में डाला जो कि 100 ml का है। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका मतलब है मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड, तो 0.05 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl इज एडेड विथ 100 ml ऑफ वाटर। तो एसिड वाटर का मिक्सचर आप लगा दीजिए। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं, जस्ट आप देखिए H+ का फाइनल कंसंट्रेशन, तो मिलीमोल्स ऑफ H+ उसका वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, तो ये हो गए मिलीमोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम शुड बी 100 + 0.05। सिंस विथ कंपेरिजन ऑफ 100 ml 0.05 ml इज टू लो, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनली हम लिखेंगे केवल 100 ml। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 × 5 इट मीन्स 10 × (-3), और ये ऊपर जाएगा 100 तो 10 (-5 बन जाएगा, तो इट मीन्स 10 (-4। तो pH निकाल दोगे तो आ जाएगा 4, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41, अच्छा क्वेश्चन था ये 40 नंबर। 41 डेल्टा H ऑफ ए रिएक्शन इज -240। किसी भी रिएक्शन के डेल्टा H को क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज 180 माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी वेरी हाई बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, बैकवर्ड ज़्यादा होगी। तो सॉल्व कर लीजिए, वहाँ पे फॉर्मूला लगा के फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड शुड बी डेल्टा H, तो फॉरवर्ड दिया बैकवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कैलकुलेट कर लो आराम से। मिलीमोल्स ऑफ H+, इट इज़ 5 मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस, वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 × 0.2, it is the millimoles of calcium hydroxide, again we have to multiply with 2, तो ये बन जाएगा अपने पास 30 × 2 it means 6 and H+ is 5, तो नेट में जो बचेगा वो बचेगा OH माइनस, that is 1 because OH माइनस is leading with 1, तो डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम 10 + 15 it means 25, मल्टीप्लाई विथ 4, और तो ये बन जाएगा अपने पास 4 × 10 (-2), then POH will be 2 - log 4, then pH will be 14 - POH, 14 - POH it means it will be 12 + log 4, log 4 is 0.6, तो ये हो जाएगा 12.6, आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत टफ तो थे नहीं, पेपर में काफ़ी नंबर लाने चाहिए था आप लोगों को। 43 परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.08 मोलर एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, हमें बताना है परसेंटेज डिसोसिएशन, इट मीन्स अल्फा इन परसेंटेज, तो √k/c, इट इज़ नॉर्मल अल्फा, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10⁴ इन रूट। तो अब जब बस जाओ यहाँ पर वैल्यूज रख दो, k इज गिवन 1.8 × 10⁻⁵ and concentration of acetic acid is given 0.08 × 10⁴. easily you can calculate, it is पॉइंट तो हटाओगे तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁴ के साथ 6 बन जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10⁻�6 वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा √18/8, तो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएंगे 9/4, इट इज़ 3/2, दैट इज़ 1.5। ईजी सा डेटा बन जाता है, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 आ जाइए। 44 इजी सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो मैं डायरेक्ट उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारे पास आंसर मिल जाएगा। पहला बोला है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर लिक्विड आर नॉट इक्वल। यस, बिकॉज द कोफिशिएंट्स ऑफ CO2 एंड वाटर इज नॉट सेम। व्हेन CO2 विल बी फॉर्म्ड 1 मोल एट द सेम टाइम वाटर विल बी फॉर्म्ड 2 मोल्स। तो ये तो दोनों सेम कंसंट्रेशन में नहीं होंगे, इट इज ट्रू। हमसे पूछा नॉट ट्रू, कौन सा होगा? सेकेंड, Kp Kp इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज नॉट ट्रू। वो भी Kp की जगह पर तुमने O2 की जगह पर उसका कोफिशिएंट स्क्वायर भी तो लगाना है, तो ये सही नहीं है, वैसे भी गलत बात है। Kp का एक्सप्रेशन ऐसे नहीं लिखना है, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज रॉन्ग स्टेटमेंट विल बी द आंसर, तो बी आंसर हो जाएगा 44। 45 नंबर, अगेन इट इज़ ए हाई वैल्यू क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा अपने पास। NO2 N2O4 और NO2 का इक्विलिब्रियम है। इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई, N2O4 जा रहा है 2NO2 में। चलिए, इसका Kc गिवन है 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बस तुम्हें देखना है थोड़ा सा। हमें 3 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए इट मीन्स इनिशियली ओनली रिएक्टेंट विल बी देयर, नो प्रोडक्ट विल बी देयर। तो इनिशियली जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा विदाउट प्रोडक्ट इट इज 0, इनिशियल तो 0 होता है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ फॉल्स। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो फर्स्ट वन शुड नॉट बी देयर। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, इवन लास्ट ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो वहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब 1 तो हो ही नहीं सकता, तो लास्ट वाला भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो अपने आप आंसर बन गया बी पार्ट, क्योंकि 1 मैंने 3 ऑप्शन में दे रखे थे। और सेकेंड स्टेटमेंट देख लो, रिएक्शन प्रोसीड्स लेफ्ट टू राइट एट पॉइंट व्हेन N2O4 एंड NO2 आर सेम। तो जब दोनों सेम होंगे तो पॉइंट वन वैल्यूज रखोगे तो QC कितना आ जाएगा? तो QC हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर बाई 0.1, तो ये तो आ जाएगा 0.1। तो 0.1, तो इसका मतलब QC तो कम है, QC कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इट मीन्स लेफ्ट टू राइट, यस इट इज ट्रू। और Kc विल बी Q व्हेन पॉइंट D और F, D और F इट मीन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होगा तो Q रिएक्शन का जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो यस इट इज ट्रू। तो 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 46 फिर से अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। ए सॉलिड बी गैस सी गैस में जा रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय, सॉलिड है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने तुम्हारे क्लास में कराए थे कि इसका अगर आप Kc लिखेंगे तो बनेगा b का स्क्वायर एंड c का क्यूब। इसी को आप बोल सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c का क्यूब। तो b को क्या बोल सकते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर 3/2। अच्छा, ये तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन c को क्या कर रहे हैं, डबल, तो पावर में 3/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/2 पावर में, तो 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, रूट लोगे तो 2√2 लिख सकते हैं, तो इतने टाइम्स हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं लास्ट ऑप्शन 1/2√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हमसे जानना चाहता है बताओ b कितने टाइम्स हो जाएगा ना। वो सभी बच्चे जो पहली बार क्वेश्चंस देख रहे होंगे, एग्जाम में उन्होंने नहीं दिया होगा, तो पहले सीरियसली तुम्हें क्वेश्चंस रीड करना पड़ेगा, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना चाहिए तुम्हें, नहीं तो ईजिली समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन बनाए हैं, टेस्ट हुए हैं, तो मुझे तो वैसे पता है कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इधर। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी बतानी है इधर, तो CaF2 0.1 मोलर NaF, तो आप कॉमन आयन में सॉलिबिलिटी बतानी है तो KSP लगा देते हैं, 7.1 इंटू 10⁻11 दैट इज KSP इक्वल्स टू कैल्शियम आयन दैट इज सॉलिबिलिटी, फ्लोराइड आयन का स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर, तो सॉलिबिलिटी आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻9, तो सी पार्ट आंसर बन जाएगा, ईजी वैल्यू आएगा ये। 48 नंबर, अमोनियम सल्फेट इज एसिडिक ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ना, अमोनियम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा ना भाई, तो गलत बात है। फर्स्ट शुड नॉट बी देयर, तो ये तो बेकार हो गए। अब सेकंड नंबर चेक कर लो, सेकंड तो होगा ही क्योंकि दोनों में है। थर्ड नंबर चेक कर लें, RBI इज एसिडिक है भैया, अच्छा एसिड अच्छा बेस का सॉल्ट है, एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो थर्ड शुड नॉट बी देयर, इट मीन्स आंसर बी पार्ट। देखो अगर ऑप्शन की मदद लेते रहो तो हमें ज़्यादा स्टेटमेंट चेक ही नहीं करना पड़ेगा। वैसे KCN में एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ट्रू, और बेरियम ऐसे फॉर्मेट में भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, बेरियम तो स्पेक्टेटर आयन है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो 2 4 आंसर हो जाएगा अपने पास। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखने चलते हैं, 49 नंबर। अगेन इट इज़ ए गुड क्वेश्चन बिकॉज डायरेक्ट तो कोई सॉल्ट लिखा नहीं है। सॉल्ट है वीक बेस
और अच्छे एसिड का। वीक बेस अच्छे एसिड का सॉल्ट अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अगर आपको वहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो। जहाँ X है वहाँ पर Cl- जैसा है और जो P है वो अमोनियम आयन जैसा है, क्योंकि वीक बेस अमोनिया और अच्छा एसिड HCl से बना हुआ है ये। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज बेसिक, नहीं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से एसिडिक हो जाएगा, गलत है, तो 1 शुड नॉट बी देयर। हमसे जानना क्या चाहता है, करेक्ट, तो 2, 3, 4 में से ही कुछ होगा। सेकेंड देखो pH फॉर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस यही तो बनता है, pKw माइनस pKb माइनस log C/2, तो pKw की वैल्यू अगर आप रख दो और माइनस कॉमन ले लो तो यही बनेगा, ये सही बात है। और इट कैन फॉर्म बफर सोल्यूशन विथ HX, नहीं ये तो अमोनिया के साथ बफर बनाएगा, अपने बेस के साथ, वीक बेस के साथ, अच्छे एसिड के साथ कैसे बफर बनाएगा, इट इज़ फॉल्स। इट अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यस, वीक बेस का सॉल्ट है ना, तो फिर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, तो 2, 4 अगेन इसका आंसर बन जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ AS2S3 in 0.2 मोलर Na2S, तो इसके सॉल्युबिलिटी लिखोगे तो 2S आर्सेनिक का स्क्वायर और सल्फाइड का क्यूब, सल्फाइड कितना है 0.2 जो कि कॉमन आयन है, उसका क्यूब इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻18। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन आप निकाल लो, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁸, आंसर बन जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे 50 क्वेश्चन कर लिए। किसी क्वेश्चन में अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो तो पूछ सकते हो, सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, खास करके मुझे बेस्ट लगा वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो फ्लोराइड आयन का पूछा है अपने से, और ICl का जो फॉर्मेशन पूछा था, वो दोनों क्वेश्चन रियली में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, आपको फॉर्मूलेज और जो थ्योरीज बताई गई वो होनी चाहिए, पढ़ते रहें। टेस्ट नंबर 9 हो चुका है, हाँ लगभग हम लोग अपने सफ़र के बीच रास्ते पे खड़े हैं। अभी अगर आप सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, फालतू के काम करेंगे, क्लास में अच्छे से सीरियसली पढ़ेंगे नहीं, घर पे जाके पढ़ेंगे नहीं, तो जिस मंजिल के लिए तुमने अपना सफ़र शुरू किया है उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे। डीमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए, ये तो वो एज है जिसमें हमें आग लगाने के भी सपने रखने चाहिए, बिल्कुल जान लगा देनी चाहिए, अपने सपने तो आराम से पूरे हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे टेस्ट नंबर 10 के वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए मैं गौरव तिवारी इस वीडियो में इतना रखता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, जिसमें प्रॉब्लम है कमेंट करके आप बोल सकते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए।